लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारतीय इतिहास के सल्तनत काल के इतिहास में एक ऐसा क्रूर शासक हुआ जिसने बेरहमी की नई परिभाषा लिख डाली। यह सुल्तान अपने जिंदा विद्रोहियों की खाल निकलवा लिया करता था। अपने ही वफादारों को सरेआम कोड़ों से मरवाता था। आपने इतिहास में नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर तुगलकों का, जिन्होंने बेरहमी दिखाई थी अपनी जनता पर। लेकिन इस राजा ने ऐसी तबाही मचाई कि बाकी सारे सुल्तान इसके आगे पौने हो गए। दिल्ली पर जितने भी शासकों ने राज किया है उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी क्रूरता के किस्से बताए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के सुल्तान को अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाथियों से कुचलवाना तो मुगलों और सल्तनत काल की सजाओं में आम हुआ करता था, लेकिन यह सुल्तान पहले फांसी देता था और उसके बाद उस शख्स की डेड बॉडी को उसके घर के आगे टंगवा देता था। उसने आतंक का ऐसा माहौल खड़ा किया कि उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। उसने ऐसी ऐसी सजाएं दी जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना तक नहीं था। यह वो सुल्तान था जो कभी गुलाम हुआ करता था। इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं गयासुद्दीन बलबन के बेरहमी भरे शासन की। आखिर क्या वजह थी कि वो सल्तनत काल का सबसे क्रूर शासक बना? क्या है उसके सुल्तान बनने की पूरी कहानी? ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता तब भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ी। लेकिन जब 1265 में गयासुद्दीन बलबन ने गद्दी संभाली तो एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसमें इंसानों को जानवरों से भी गया गुजरा समझा गया। बलबन के बारे में कहा जाता है कि जब बलबन आता था तब उसके आसपास दहशत भरा माहौल होता था। उसके बॉडीगार्ड उसके साथ हमेशा नंगी तलवारें लेकर चलते थे। बलबन जिस डायनेस्टी से आता था उसे कहा जाता था गुलाम वंश। यह वही वंश था जिसकी नींव कुतुब मीनार बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसी गुलाम वंश का आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान था बलबन। यह वही बलबन था जिसे रजिया सुल्तान की हत्या कराई थी। वो सुल्तान कैसे बना, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1266 में बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 1287 तक यानी करीब 20 सालों तक उसने रूल किया। जब वो मरा तो वो 80 साल का था। साल 1216 के आसपास वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। आज के टाइम पर अगर ये जगह देखें तो ये कजाकिस्तान में पड़ती है। बचपन में ही बलबन मंगोलों के हाथ पड़ गया और मंगोलों ने बलबन को इराक के बसरा शहर में ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के आदमी को बेच दिया। यहां से बलबन 1232 के आसपास दिल्ली लाया गया। यह वो दौर था जब दिल्ली में गुलाम खरीदे जाते थे। बलबन को भी यहीं पर बेचा गया और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था। बलबन एक योग्य गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे अपना खास बना लिया। धीरे धीरे वो इतना खास हो गया कि वो इल्तुतमिश के चहलगानी ग्रुप में शामिल हो गया। दरअसल चहलगानी 40 लोगों का ग्रुप था। सुल्तान इस ग्रुप से सलाह लेकर कामकाज करता था। इल्तुतमिश तक तो ये ग्रुप सही से चला, लेकिन फिर इस ग्रुप के आगे राजा एक कठपुतली बनकर रह गए थे। सुल्तान की सारी ताकत धीरे धीरे इसी ग्रुप में शामिल हो गई। इसी ग्रुप में बलबन भी हुआ करता था, लेकिन बलबन ने ही आगे चलकर इस ग्रुप को खत्म भी किया। ये सब कैसे किया उसने, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि वो सुल्तान बना कैसे, क्योंकि वो तो एक गुलाम था। देखिए, जिस दौर में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था उस टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम हुआ करता था। असल में इस दौर में मुस्लिम राजाओं के अंदर गुलामों को परिवार की तरह पालने का चलन था। ये गुलाम बेहद खास हुआ करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होकर भी दिल्ली का सुल्तान बन गया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। साल 1236 तक इल्तुतमिश राजा बना रहा। उसी ने वो तुर्क चहलगानी ग्रुप बनाया था। यह ग्रुप इल्तुतमिश का बेहद वफादार ग्रुप था, लेकिन उसकी मौत के बाद इन लोगों का प्रभाव दिल्ली की गद्दी पर बढ़ गया और यही लोग तय करने लगे कि आगे दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा। साल 1236 में इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित किया।
लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चहलगानी ने रजिया की बजाय इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। लेकिन फिर जनता के सपोर्ट से रजिया सुल्तान बन गई। वो 1236 से 1240 तक सुल्तान रही, लेकिन फिर एक बड़ा षड्यंत्र करके चहलगानी ने उसकी हत्या करा दी। माना जाता है कि इस षड्यंत्र के वक्त बलबन भी इस ग्रुप का हिस्सा था। अब ये इतिहास का अनोखा किस्सा है जिसमें एक योग्य सुल्तान को मार दिया गया। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। खैर, रजिया के बाद जो भी सुल्तान आते गए वो कमजोर थे और इससे हुआ ये कि चहलगानी की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहां तक कि इन 40 लोगों ने नायबे मुमलकात नाम से एक पोस्ट नहीं निकाली जो सुल्तान के लिए एक सलाहकार हुआ करता था, यानी कि जो वो कहता था सुल्तान वही करता था। इस तरह रजिया के बाद सुल्तान बने बहराम शाह, वहां से होते हुए मसूद शाह और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तक यही कहानी चलती रही। इस टाइम तक बलबन ने अपनी योग्यता के दम पर चालीसा में एक अहम पद हासिल कर लिया था। उसकी 40 सरदारों में काफी मजबूत पकड़ भी हो गई थी। दोस्तों, बलबन से पहले नसीरुद्दीन महमूद 20 सालों तक सुल्तान रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे से बलबन ही सारा कामकाज देख रहा था। महमूद ने उसे नायबे मुमालिकात यानी पीएम बना दिया था। फिर बलबन ने 1266 में महमूद की मृत्यु के बाद खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अब अगर मैंने जो बताया आपको उसे मैं समअप करके बताऊं तो सबसे पहले गुलाम वंश के दौर में जो शासक थे वो पूरी तरह से तुर्क चहलगानी के गुलाम हो गए थे। ताकत इसी ग्रुप के पास हुआ करती थी। इन लोगों ने इतनी बार राजाओं को बदला कि जनता के बीच में राजा की कोई अहमियत नहीं बची थी। बलबन इन सब चीजों को अच्छे से जानता था क्योंकि वो खुद इस पूरे कांड में शामिल था। इसलिए जब बलबन सुल्तान बना तो सबसे पहले उसने तुर्क चहलगानी को अपने रास्ते से हटाया। उसने चहलगानी के ज्यादातर मेंबर्स को जहर देकर मरवा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बलबन ने अपने चचेरे भाई को जहर देकर मरवा दिया था क्योंकि वो भी इस ग्रुप का हिस्सा था। इसके अलावा इस ग्रुप में शामिल थे बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक और अवध के हैबत खान। इन दोनों को बलबन ने पब्लिकली अपमानित किया और 500 कोड़े लगवाए। इस दौरान उनकी खाल कोड़ों से चिपक गई थी। इसके बाद हैबत खान को जहर देकर मार दिया गया। बलबन ने यह इसलिए किया क्योंकि वो आंख के बदले आंख वाले कानून में भरोसा करता था। इसलिए ही उसने हैबत खान और मलिक बकबक को भी सजा दी थी। असल में इन दोनों ने अपने नौकर की हत्या कर दी थी। बलबन ने इस अपराध के लिए इतनी कड़ी सजा उन्हें दी थी। इस तरह बलबन ने धीरे धीरे चालीसा को खत्म कर दिया और सुल्तान के खौफ को दोबारा पैदा कर दिया। फिर जनता को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने ईरान के सुल्तानों की तरह ही अपना दरबार लगाना शुरू किया। इस दरबार में सबके लिए ड्रेस कोड था। इसके अलावा जनता को आदेश दिया गया कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी शराब नहीं पी सकता। ये तो फिर भी छोड़ दीजिए, अपने दरबार में बलबन ने हंसने तक पर पाबंदी लगा रखी थी। ये सब प्रतिबंध लगाने से पहले बलबन ने खुद भी शराब छोड़ दी थी। जब वो दरबार में आता था तो इतना दहशत भरा माहौल हो जाता था कि लोगों की हालत खराब हो जाया करती थी। वो प्रॉपर ड्रेस में आता था, सर पर उसके एक बड़ा सा मुकुट रखा होता था, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड चला करते थे। अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू की थी। पहली प्रथा थी सजदा और दूसरी पाबोस। सजदा का मतलब था बादशाह के सामने घुटनों के बल झुकना और पाबोस का मतलब था कि जो भी सुल्तान के सामने जाएगा वो घुटनों के बल बैठेगा, उसके बाद सुल्तान के पैरों को चूमेगा। अब ये सब बलबन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे राजा की ताकत को रीस्टैब्लिश करना था। असल में बलबन को अच्छे से पता था कि वो एक गुलाम है और उसकी ताकत को चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए उसने अपनी इमेज और अपनी पर्सनैलिटी को सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाकर मजबूत किया। इस काम को अंजाम देने के लिए बलबन ने अपनी एक थ्योरी देते हुए खुद को ईश्वर की छाया कहना शुरू किया। उसने कहा कि वो अल्लाह का प्रतिनिधि है। अल्लाह के बाद पैगंबर और उसके बाद सुल्तान का पद आता है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि जो वो कहेगा जनता को वो करना पड़ेगा। सुल्तान की निंदा नहीं की जा सकती। ये सब रीस्टैब्लिश करके ही वो बेहद ताकतवर बन गया था। बलबन ने दोस्तों पूरी कोशिश की थी कि उसके खिलाफ कोई भी विद्रोह करने की सोच भी ना सके। यह उसकी रक्त और लौह की नीति थी। इसका मतलब था कि अपने विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल देना। अब अवध का मैंने तो एग्जाम्पल आपको दिया था, और भी उदाहरण देखने हो तो 1267 में बलबन ने कटिहार में जंगलों की सफाई कराई और इस दौरान उसका विरोध करने वाले 9 साल से ऊपर हर शख्स को उसने मरवा दिया। जो भी बच्चे और महिलाएं थे उन्हें उस टाइम पर बंदी बना लिया गया। इसी तरह बंगाल में तुगरिल खान ने साल 1279 में विद्रोह किया था।
बलबन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कई अभियान भेजे थे। वो खुद जंग के मैदान में उतरा था। तुगरिल युद्ध करने से जब बच रहा था तो कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना ने उसे दबोचकर मार डाला। कहा जाता है कि बलबन ने मारे गए लोगों को सड़कों के किनारे खंभों से लटकाया और उनके सिर पर कीलें ठुकवा दी थी। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि किस हद तक बलबन ने क्रूरता अपनाई थी अपने शासन को बचाने के लिए। साल 1280 आते आते बलबन काफी बूढ़ा हो चुका था और यही वो दौर भी था जब बलबन के राज्य पर मंगोलों का हमला हुआ। इस हमले से बचने के लिए बलबन ने कई दुर्ग बनवाए थे। इससे मंगोलों के खिलाफ लड़ने में मदद मिली थी। लेकिन हुआ ये कि मंगोलों के हमले में साल 1285 में बलबन का फेवरेट और सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया। अपने बेटे की मौत से उसे ऐसा सदमा लगा कि 1287 आते आते वो इतना ज्यादा बीमार पड़ा कि उसकी मौत हो गई। बलबन के बाद उसके जैसा सत्ता को संभालने वाला गुलाम वंश में कोई था नहीं। इसलिए सिर्फ 3 सालों के अंदर यानी साल 1290 में गुलाम वंश का पतन हो गया। इसकी जगह पर उदय हुआ खिलजी वंश का, जिसमें आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का भी उदय होता है, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो उसे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बलबन और उसके बेरहमी भरे शासन की। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.